सोचो कि दुनिया में एक ऐसी फैमिली भी है जिसके पास 1800 से भी ज्यादा लग्जरियस मैंशंस, 100 से भी ज्यादा विंटेज सुपरकार्स, प्राइवेट जेट्स, याट्स और यहाँ तक कि 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का आर्ट कलेक्शन मौजूद है। पर इन सभी से भी हैरानी की बात तो यह है, ज्यादातर लोग इस फैमिली के बारे में जानते तक नहीं है और फॉर्ब्स की जो बिलियनर की लिस्ट आती है उसमें भी यह फैमिली मौजूद नहीं है। वैसे देखा जाए तो इस फैमिली की 200 साल की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें यूरोप की ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज, माइनिंग और जितने भी बिजनेस सेक्टर है और साथ ही में बैंकिंग सेक्टर पर इस फैमिली का ही ज्यादातर कंट्रोल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉथशिल्ड फैमिली की। वैसे इस फैमिली ने अपने बिजनेस की शुरुआत लोगों को लोन बांटने से करी थी, जिसके मुकम्मल ही आज ये फैमिली इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले अगर बात करें इनके फैमिली हिस्ट्री के बारे में, तो एक जूइश वेंडर ने अपने 5 बेटों के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, मेयर एम्शिल रॉथशिल्ड, जो कि इस फैमिली के बिजनेस फाउंडर थे। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो 70-74 तक मेयर एम्शिल जो थे वो कॉइन ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे। इस बिजनेस से उन्होंने अच्छा खासा पैसा बना लिया था। तब उन्हीं के एक कलीग ने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर आप मार्केट में लोन बांटोगे तो उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि उस वक्त की बात ऐसी थी, लोगों के पास नए नए बिजनेस आइडियाज तो बहुत थे, लेकिन लोगों के पास पैसा कमी होने के कारण इन्होंने ये नया अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया। इसी के चलते इनका जो मेन बिजनेस है वो कॉइन ट्रेडिंग से शिफ्ट होकर जो उनका नया लोन बिजनेस है उस पर शिफ्ट हो गया। लेकिन मेरे चाहते थे कि उनका जो बिजनेस है वो पूरे जो यूरोप है उसमें इस्टेब्लिश हो जाए, और इसके लिए उन्हें मैन पावर की अच्छी खासी जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने जो उनके 5 बेटे थे उनको इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन तब के वक्त में कंडीशन ऐसी थी कि यूरोप में जो नया जो लोन बिजनेस आया था उसे इस्टेब्लिश करना इतना आसान बात नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने जो अपना जो बिजनेस है उसे बैंकिंग फॉर्म में इस्टेब्लिश कर दिया। यानी कि जो मतलब उन्होंने जो पूरे फर्म्स वगैरह सेटअप किए उसमें वो बैंक्स तक चला सकते और साथ ही में जो उनका लोन का बिजनेस था उसे भी वो रन कर सकते थे। इसी के चलते बड़े बड़े जो वहाँ के बिजनेसमैन थे और बहुत से कंट्रीज को भी उन्होंने इस बैंकिंग के थ्रू लोन बांटना स्टार्ट कर दिया। रॉथशिल्ड का जो लोन का बिजनेस था वो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन तब के वक्त में बहुत से वॉर्स वगैरह हो रहे थे और तभी के वक्त में बहुत से कंट्रीज को भी पैसों की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन क्या कर, जो रॉथशिल्ड का मेन बिजनेस था वो बिजनेसेस को लोन देना था, और एक आधे कंट्री को अगर लोन देना हो तो वो अमाउंट बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल यूरोप में जितने भी बैंक्स वगैरह थे रॉथशिल्ड के, अगर उनका कंबाइन अगर बात करें तो वो मतलब एक आधे कंट्री को जो लोन देना होता है उसके लिए पूरे फुलफिल थे। और इसी के चलते नेथन, जो मेयर रॉथशिल्ड के जो सेकंड नंबर के बेटे थे, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी खोज ली और उसी के चलते बहुत से कंट्रीज को उन्होंने लोन देना स्टार्ट कर दिया। इन सभी के बीच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब ब्रिटिश और नेपोलियन के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई, क्योंकि तब के वक्त में जो ब्रिटिश के जो कॉइन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो मतलब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह था उसका ज्यादातर हिस्सा जो था वो नेथन रॉथशिल्ड के पास था। और बैंकिंग सेक्टर में अपनी अच्छी पकड़ होने की वजह से नेतन ने मार्केट में ऐसा रूमर फैला दिया कि ब्रिटिश जो है ये वॉर हारने वाले हैं, और उसी के चलते उन्होंने जो अपने बॉन्ड्स का जो हिस्सा था वो ज्यादा पैसों पर बेच दिया और लोगों ने अपने बॉन्ड्स बेचना स्टार्ट कर दिए। इसकी वजह से जो बॉन्ड्स की डिमांड है वो कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई, और बॉन्ड्स का जो रेट है वो मार्केट में कम होता चला गया। जब वॉर खत्म हो गई तो उसके बाद ब्रिटिश जो है वॉर जीत गए, और जो उसके वक्त में जो बॉन्ड्स की प्राइस है वो लोएस्ट लेवल पर आ चुकी थी, और तभी नेथन रॉथशिल्ड ने जो बॉन्ड्स थे वो मतलब लोएस्ट प्राइस पर खरीद लिए, और मार्केट में जो बॉन्ड्स की डिमांड है वो फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई, और नेतन के पास के जो बॉन्ड्स है उसकी जो प्राइसिंग थी वो अपने हाई पीक पर पहुंच गई। और बाद में ये सभी चीजें स्टेबल होने के बाद नेतन ने अपने आधे से ऊपर के बॉन्ड्स बेच दिए, और तभी लिबरलाइजेशन जो मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था, और उसी बॉन्ड्स के आए हुए पैसे से उन्होंने बहुत से ऑयल ट्रेडिंग, मतलब माइनिंग, होटल्स, ऐसे बहुत से बड़े बड़े जो बिजनेस है इन सभी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। वैसे देखा जाए तो नेथन रॉथशिल्ड जो जो रॉथशिल्ड फैमिली थी उसके मेन कैरेक्टर इसलिए क्योंकि तब के वक्त में मार्केट में उन्होंने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को पहले भाप कर वहां से अच्छे खासे पैसे बना लिया, और तब पैसे बनाने की वजह से उन्होंने बहुत से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर आज जो रॉथशिल्ड फैमिली की पूरी जो नेटवर्थ है उसमें ज्यादातर हिस्सा तब के वक्त में जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो बिजनेस ग्रो होने के कारण ही उनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है। अपनी 200 साल की हिस्ट्री में जो रॉथशिल्ड फैमिली है वो पहले कोलैप्स हो जाती अगर वो लीज मतलब जो मेन स्ट्रैटेजी उसे अगर यूज नहीं करती। रॉथशिल्ड फैमिली का
जो भी अगली जनरेशन बिजनेस को मतलब टेक ओवर करता है उसे पहले जनरेशन से बहुत सी टिप्स वगैरह पहले से दी जाती है। जो पुरानी जनरेशन ने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करी उससे जितना भी पैसा आ रहा है वो मतलब उन पैसों को ऐसे ही हवा में नहीं उड़ाते। उन सारे पैसों को वो नई नई जगह पर इन्वेस्ट कर कर नए नए बिजनेस को ग्रो करते चलते जाते हैं। और यूरोप में अगर देखा जाए तो बहुत से जो बैंकिंग सेक्टर वगैरह है उन पर उनका कंट्रोल इसलिए क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस था उससे उन्होंने इतना ग्रो कर दिया कि आज के वक्त में जितने भी नेशनलाइज बैंक मतलब जितने भी नेशनल बैंक्स वगैरह हो यूरोप में उन सभी में भी लगभग देखा जाए तो 20% जो बैंक जो है वो रॉथशिल्ड फैमिली के कंट्रोल में आते हैं। अभी लास्ट में आप सभी के माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि रॉथशिल्ड फैमिली के पास तो इतने ज़्यादा मतलब इतने बड़े बिजनेस वगैरह इतना ज़्यादा पैसा इतनी पावरफुल ये फैमिली है तो भी ये बिलियनर्स की लिस्ट में या फॉर्ब्स की लिस्ट में क्यों नहीं आती। तो इसके पीछे का रीज़न ऐसा है। तो रॉथशिल्ड फैमिली जो है वो अपने मतलब जनरेशन इतने 200 साल से चले आ रही है। आज के वक्त में रॉथशिल्ड फैमिली में लगभग 100 मेंबर्स है और जो इन्होंने इतने बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया मेन बिजनेस तो बैंकिंग का था लेकिन उसके चलते जो पूरा डाइवर्सिफिकेशन हुआ इसी के चलते जो पूरे मेंबर्स है उनके पास अलग अलग बिजनेस की जिम्मेदारियां आती चली गई और इसी डिवाइडेशन के चलते जो मतलब एक एक मेंबर के पास एक एक बिजनेस आने के कारण ही वो फॉर्ब्स के लिस्ट में नहीं आते। लेकिन ऑल ओवर अगर अपन रॉथशिल्ड फैमिली का एक पूरा एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर आप गूगल पर सर्च करोगे और बहुत सी वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि रॉथशिल्ड फैमिली का जो पूरे अगर बिजनेस को एक जगह पर ला कर रखे और उनकी पूरी नेटवर्क अगर एक बार में देखे ना तो लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास है। मतलब कि यूएस की जो पूरी इकोनॉमी है वो 23 ट्रिलियन की है, उससे लगभग सिर्फ 3 ट्रिलियन कम ही रॉथशिल्ड फैमिली की ऑल ओवर नेटवर्थ है। मतलब कि पूरा एक आशिया जो पूरा खंड है उसको कंट्रोल तो यूरोप को तो वैसे भी कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन ये बिजनेसेस ये ऐसे बिजनेसमैन से जो किसी के सामने नहीं आना चाहते, अपना जो काम है वो एकदम चुपचाप से करना चाहते हैं और सारे जो मतलब बिजनेस सेक्टर वगैरह यूरोप में उस पर अपनी पकड़ बनाना रखना चाहते हैं। जैसे कि वीडियो के सबसे पहले मैंने बताया था ये जो फैमिली है वो पूरे यूरोप को कंट्रोल करने की ताकत रखती है। वैसे एक और कंपनी है और उसके जो मतलब जो फाउंडर है वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। जैसे इस फैमिली ने अपने पूरे बिजनेस को 200 साल में इतना बड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया, उस कंपनी ने लगभग सिर्फ 20 से 25 सालों में अपने आप को इतना ताकतवर बना दिया कि वो आज पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया, जो स्टडी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।